नमस्कार साथियों। हमने पहले पढ़ा था कला और संस्कृति के बारे में कि सब्जेक्ट क्या था। उसके बाद में लेके आए थे हम कैलेंडर, मेले और त्योहारों का। अब उन्हीं को एक बार दोबारा देखते हैं कि बात करें कैलेंडर। तो याद रखना भाई, कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान रखना भाई, कैलेंडर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला सौर कैलेंडर, दूसरा चंद्र कैलेंडर, तीसरा चंद्र सौर कैलेंडर। अब बात करूं मैं सौर कैलेंडर की। ये जो सौर कैलेंडर होगा ये चंद्रमा पर आधारित है, सूर्य पर आधारित होता है। ध्यान रखना भाई, सौर कैलेंडर किस पर आधारित होता है? सूर्य पर। लेकिन चंद्र कैलेंडर होगा चंद्रमा पर आधारित। किस पर होगा? चंद्रमा पर। लेकिन चंद्र और सौर कैलेंडर दोनों पर, सूर्य पर भी और चंद्रमा पर भी। तो पहली बात याद रखना भाई, सौर कैलेंडर सूर्य पर, चंद्र कैलेंडर चंद्रमा पर, चंद्र सौर कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा पर। फिर हमने सौर कैलेंडर को 2 भागों में बांट लिया। एक था सायन सौर वर्ष, एक था निरियन सौर वर्ष। अब याद रखना भाई कि सायन सौर वर्ष किसे कहते हैं। ध्यान रखना कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। एक तो 21 मार्च और एक रहेगा 23 सितंबर। इस 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषु, इसे बोलते हैं शरद विषु। एक रहता है 21 जून, एक रहता है 22 दिसंबर। अब सूर्य 21 मार्च से 21 जून, उसके बाद में 23 सितंबर, उसके बाद में 22 दिसंबर, उसके बाद में 21 जून। मतलब यहां से ये दूरी तय करने में बसंत विषु से चलकर शरद विषु, शरद विषु से वापस बसंत विषु तक आने में जो समय लगा उसे क्या बोलते हैं? सायन सौर वर्ष। और इस सायन सौर वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इस सायन सौर वर्ष पर एक तो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये देखना भाई। सायन सौर वर्ष पर एक तो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, एक होता है राष्ट्रीय पंचांग। दोनों आधारित होते हैं। कहने का मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर और राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? सायन सौर वर्ष पर। ये याद रखना भाई। तो सायन सौर वर्ष में दिन कितने? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 2 कैलेंडर आधारित हैं, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर और एक राष्ट्रीय पंचांग। फिर आया निरियन सौर वर्ष। निरियन सौर वर्ष कहते किसे हैं? पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उसे बोलते हैं निरियन सौर वर्ष। और इसी निरियन सौर वर्ष में 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड। और इसी निरियन सौर वर्ष पर पहला रहेगा विक्रम संवत और दूसरा रहेगा शक संवत। इन दोनों की वर्ष की गणना निरियन सौर वर्ष में विक्रम संवत और शक संवत के वर्ष की गणना करते हैं। तो याद रखना भाई, सौर कैलेंडर 2 भाग है, सायन सौर वर्ष, निरियन सौर वर्ष। सायन सौर वर्ष पर 2 कैलेंडर थे, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर, एक राष्ट्रीय पंचांग। और निरियन सौर वर्ष में विक्रम संवत और शक संवत की वार्षिक गणना की जाती है। ये ध्यान रखना भाई। अब बात करूं मैं चंद्र कैलेंडर की, तो सबसे पहले बात आएगी कि चंद्र कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। ये ध्यान रखना भाई, चंद्र कैलेंडर किस पर होता है आधारित? चंद्रमा पर। अब देखो हमने बात करी थी कि शक संवत और विक्रम संवत दोनों वर्ष की गणना करेंगे तो किस पर? निरियन सौर वर्ष पर। लेकिन वहां महीनों की गणना करें, शक संवत विक्रम संवत दोनों की महीनों की गणना की जाए तो किस पर आधारित है? चंद्र कैलेंडर पर। और एक और होता है हिजरी संवत। ये तीनों के तीनों किस पर आधारित है? चंद्र कैलेंडर पे। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था चंद्र सौर वर्ष, ये सूर्य और चंद्रमा दोनों पे आधारित था। कहने का मतलब विक्रम संवत जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि विक्रम संवत में एक साल में 354 दिन, लेकिन इन दोनों कैलेंडरों में कितने दिन थे? 365। मतलब कितने दिन पड़े? कम पड़े, 11। तो हर तीसरे वर्ष एक महीना बढ़ जाता है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। मतलब वर्ष और महीनों को बराबर करके एक नया कैलेंडर बना दिया। कौन सा? चंद्र सौर कैलेंडर। तो कैलेंडर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, सौर, चंद्र, चंद्र सौर।
और सौर कैलेंडर दो भाग थे, सायन सौर वर्ष और निरियन सौर वर्ष, ध्यान रखना भाई। अब बात करें हम ग्रिगोरियन कैलेंडर की, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, देखो यहां से बहुत गजब के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात आएगी कि इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, और इससे ही बोलते हैं हम ईसाई कैलेंडर। चाहे ग्रिगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर बोल दो या फिर ईसाई कैलेंडर बोल दो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, याद रखना भाई, किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य। कहने का मतलब क्या कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये इसे बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, और साथ में क्या बोलते हैं? ईसाई कैलेंडर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित या मान्य कैलेंडर है। एक बात याद रखना, इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को पोप ग्रेगोरी द्वारा की गई। ये ध्यान रखना भाई, किसके द्वारा? पोप ग्रेगोरी द्वारा। किस कैलेंडर की शुरुआत? ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब की गई? 15 अक्टूबर 1582 को। किसके द्वारा? पोप ग्रेगोरी के द्वारा। अब याद रखना भाई, इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर और था जिसका नाम था जूलियंस कैलेंडर। ये जो जूलियंस कैलेंडर है ये ईसा मसीह के जन्म से, किसके जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किस पर, इसका आधार क्या था? जूलियंस कैलेंडर। कहने का मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले कौन सा कैलेंडर था? जूलियंस कैलेंडर। और इस जूलियंस कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी? ईसा मसीह के जन्म से। तो 5 बातें मुख्य मुख्य बनी। ग्रिगोरियन कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर कहते हैं। दूसरी बात, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित और मान्य कैलेंडर है। बाद में इसकी शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1582 को। किसके द्वारा? पोप ग्रेगोरी के द्वारा। ये किस पर आधारित था? आया कहां से, बनाया कहां से गया? तो जूलियंस कैलेंडर से इसे बनाया गया, और ये जूलियंस कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानते हैं। एक और बात थी, इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत थी वो जनवरी महीने से होती है। किस महीने से? जनवरी महीने से। और इसी का अंत होता है दिसंबर महीने से। किस महीने से? दिसंबर महीने में इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब बात करूं मैं राष्ट्रीय पंचांग की, हमने बात कर ली थी, एक बार दोबारा देख रहे हैं। अब देखो, एक है राष्ट्रीय पंचांग। सबसे पहले ध्यान रखना, 1952 में मेघनाद साहा की अध्यक्षता में, 1952 में मेघनाद साहा की अध्यक्षता में संवत सुधार समिति का गठन किया गया। संवत सुधार समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को, कब? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। कौन सा अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग। और इसी राष्ट्रीय पंचांग में, या ये राष्ट्रीय पंचांग है, ये शक संवत पे आधारित है। ये ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पे आधारित है। एक और याद रखना भाई, इस राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत होती है 22 मार्च, या मैं बोल दूं चैत्र महीने से। 22 मार्च बोल दो या चैत्र महीने से इस राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत होती है। एक बात और याद रखना, गजब की बात है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है इसमें जो पहला महीना होगा चैत्र महीना। राष्ट्रीय पंचांग में वैसे 12 महीने होते हैं, पहला होता है चैत्र महीना। ये चैत्र महीना अगर साधारण है तो 30 दिन का, अगर लीप है तो 31 दिन का। बाकी वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो होंगे ये होंगे 31 दिन के। सुनना एक बार, राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र महीने की बात करें, यदि चैत्र महीना साधारण है तो कितने दिन का? 30 दिन का। यदि यही चैत्र महीना लीप वर्ष है तो कितने दिन का? 31 दिन का। अब बात करूं चैत्र के बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो सारे महीने हैं ये होंगे 31 दिन के। अब जो शेष बच गए ये कितने दिन के? 30 दिन के। याद है क्या? चैत्र 30 या 31 का,
वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद 31 के, बाकी जो शेष रहे वो कितने दिन के, 30 दिन के। तो ये कौन सा था, राष्ट्रीय पंचांग, ध्यान रखना भाई। अब बात करूं मैं हिंदू पंचांग की। अब देखना, ये जो हिंदू पंचांग है, सबसे पहले बात आएगी किस पर आधारित है, विक्रम संवत पे। हिंदू पंचांग किस पर आधारित है, विक्रम संवत पे। और इस हिंदू पंचांग की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम से। कब से होगी, चैत्र शुक्ल एकम से, ये ध्यान रखना भाई। यहां से एक बात का और ध्यान रखना, महीने की शुरुआत, किसकी शुरुआत, महीने की, चैत्र महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, ना कि शुक्ल पक्ष से। लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल एकम से। अब विक्रम संवत की शुरुआत जब होगी उसी समय हिंदू पंचांग शुरू होगा, और हिंदू पंचांग समापन होगा चैत्र अमावस्या को। अरे कब होगा, चैत्र अमावस्या को, ये ध्यान रखना भाई। तो कौन सा पंचांग है, हिंदू पंचांग, किस पर आधारित है, विक्रम संवत पे। विक्रम संवत कब चलती है, चैत्र शुक्ल एकम को, अंत कब होता है, चैत्र अमावस्या को। अब बात करूं मैं शक संवत की, देखना ये जो शक संवत है, इस शक संवत का शुभारंभ 78 ईस्वी में। अरे कब हुआ, 78 ईस्वी में, किसके द्वारा, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, ये ध्यान रखना भाई। शक संवत का शुभारंभ 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया, और यह चलती है हमेशा चैत्र कर्षण एकम से, यह ध्यान रखना भाई। और इसका अंत होगा फाल्गुन पूर्णिमा को। अब याद रखना, ये जो शक संवत है ये अंग्रेजी कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर से हमेशा कितने वर्ष पीछे चलती है, 78 वर्ष पीछे चलती है। ध्यान रखना, मोटी मोटी 5 बातें। कब चली, 78 ईस्वी में। चलाई किसने, कुषाण शासक कनिष्क ने। कब, इसका शुरुआत कब होती है, चैत्र कर्षण एकम से। अंत कब होता है, फाल्गुन पूर्णिमा को। और ये अंग्रेजी कैलेंडर से कितने साल पीछे भाई, 78 साल पीछे चलती है, ये ध्यान रखना भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक होता है विक्रम संवत, क्या होती है, विक्रम संवत, और एक होती है हिजरी संवत। अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि सर विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत की शुरुआत कब मानते हैं, 57 ईसा पूर्व। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाई गई। इस विक्रम संवत की शुरुआत होगी हमेशा चैत्र शुक्ल एकम से। अरे कब से होगी, चैत्र शुक्ल एकम से। अंत कब होगा, चैत्र अमावस्या को, ये ध्यान रखना भाई। एक बात का और याद रखना, ये अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा 57 साल आगे, अंग्रेजी कैलेंडर से हमेशा कितने साल आगे, 57 साल आगे। और विक्रम संवत में एक महीना जो होता है ये 29.5 दिन का होता है। एक साल होता है कभी 354 आ जाते हैं, कभी 355। अब याद रखना भाई, 354 मतलब अंग्रेजी कैलेंडर से कितने दिन पीछे है, 11 दिन। फिर कितने दिन, 22 दिन। फिर कितने दिन, 33 दिन। मतलब हर तीसरे साल एक महीना पीछे हो जाता है। कौन सा कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए, विक्रम संवत को अंग्रेजी कैलेंडर के बराबर करने के लिए हर तीसरे साल एक महीना बढ़ा देते हैं। कभी तो श्रावण 2 बार आ जाते हैं, कभी भाद्रपद 2 बार आ जाते हैं, कभी आषाढ़ 2 बार आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर को बराबर करने के लिए। ये ध्यान रखना भाई। तो ये थी आपकी विक्रम संवत। एक और थी हिजरी संवत। सबको पता है कि सऊदी अरब एक देश है, उसमें एक स्थान है मक्का। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में कहते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। वहीं से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। अब मोहम्मद साहब जो थे ये 622 ईस्वी में, देखना भाई कब, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। और इस मक्का से मदीना की यात्रा को ही क्या बोलते हैं, हिजरत। अरे क्या बोलते हैं, हिजरत। इसी हिजरत को याद रखने के लिए 622 ईस्वी में एक संवत चलाई गई, हिजरी संवत।
अरे कौन सी सम्मत चलाई गई? हिजरी सम्मत चलाई गई। इस हिजरी सम्मत में पहला महीना जो होगा वो होगा मुहर्रम का। अरे कौन सा होगा? मुहर्रम। और अंतिम जो महीना होगा वो होगा जिलहिज का। कौन सा होगा? जिलहिज। तो कौन सी है? हिजरी सम्मत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को याद रखने के लिए चलाई गई। पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज, याद रखना भाई। बाद में बात करूं मैं, इसके बाद जो आएगी वो आएगा माह के 2 पक्ष। भाई जो महीने होते हैं, जैसे मान लो महीना है चैत्र महीना, इस चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, ध्यान रखना भाई। एक होगा कर्षण पक्ष, मतलब पहले कौन सा पक्ष आएगा? कर्षण पक्ष, बाद में शुक्ल पक्ष। इस कर्षण पक्ष के में दिन होंगे 1 से 15 और शुक्ल पक्ष में दिन कितने होंगे? 1 से 15। ये जो 15वां दिन रहेगा ये रहेगा अमावस्या। अरे क्या रहेगी? अमावस्या। और इस अमावस्या वाले दिन को बोलते हैं बदी। और इधर जो लास्ट दिन रहेगा वो रहेगा पूर्णिमा, और इसे बोलते हैं बुद्धि, शुद्धि, इसे बोलते हैं शुद्धि। ये ध्यान रखना भाई। तो ये बदी और ये शुद्धि, तो ध्यान रखना भाई। महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक कौन सा पक्ष? कर्षण पक्ष। एक कौन सा? शुक्ल पक्ष। ये चलेगा 1 से 15। 15वें दिन जो होगा वो होगी अमावस्या, और इधर जो 15वें दिन रहेगी वो क्या रहेगी? पूर्णिमा। इसे बोलेंगे बदी, इसे बोलेंगे शुद्धि। अब ध्यान रखना भाई, ये वो पक्ष है जिस पक्ष में अंधेरी रात। कौन सी रात? अंधेरी रात। और ये वो पक्ष है जिसमें चांदनी रातें हुआ करती है, ये याद रखना। अब कई बार पूछता है कि सर मान लिया विक्रम संवत, शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर है, इनमें महीने कौन कौन से होते हैं? ये ध्यान रखना भाई। तो इनमें महीनों के नाम, मैं उनकी बात करूं, सबको पता है कि कौन कौन से महीने हुआ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करूं मैं अंग्रेजी कैलेंडर की या हिंदी की, तो इसमें जो हिंदी कैलेंडर में पहला महीना है, याद करने की कोशिश करना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये तो थे हिंदी महीने। कभी पूछता है कि मुस्लिम महीने या हिजरी सम्मत के आधार पर 12 महीने कौन कौन सा, सुनना एक बार। मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पांचवा जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, सावान, रमजान, सव्वल, जिलकदर, जिलहिज। ये 12 महीने मैं लिखूं यहां, देखना एक बार। पहला रहेगा मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, पांचवा जमादी उल अव्वल और जमादी उल सानी। फिर आएगा रजब, फिर आएगा सावान, फिर आएगा रमजान, फिर आएगा सव्वल, फिर आ जाएगा जिलकदर, फिर आएगा जिलहिज। तो जो हिजरी कैलेंडर है, हिजरी सम्मत है, या मुस्लिम जो 12 महीने हैं वो ये है। अब बात करूं मैं हिंदी महीनों की, तो पहला है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो 12 महीने ये हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। अब देखो चैत्र महीने की शुरुआत, जो चैत्र महीना चलेगा अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर, वो चलेगा मार्च और अप्रैल में। ये ध्यान रखना भाई, कब चलेगा? मार्च और अप्रैल। इधर फिर वैशाख चलेगा अप्रैल और मई, फिर मई और जून,
फिर जून और जुलाई, ऐसा चलते रहेगा। मतलब मार्च अप्रैल चैत्र, फिर वैसाख में आ जाएगा अप्रैल और मई, फिर ज्येष्ठ में आ जाएगा मई और जून, फिर आषाढ़ में जून और जुलाई, फिर अगस्त जुलाई और अगस्त, अगस्त और सितंबर, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, जनवरी और फरवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे 12 महीने चलते रहेंगे। तो याद रखना भाई, अंग्रेजी महीने हैं, हिंदी महीने हमने बात कर ली और मुस्लिम महीनों की हमने बात कर ली, ये ध्यान रखना भाई। अब आगे बात करें कि एक लाइन है, देखो ध्यान से देखना भाई, यहां पर थोड़ी समझने की कोशिश करना। बात आई है, एक लाइन लिखी है, तीज त्योहारा बावड़ी। कौन सी लाइन है भाई? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब क्या इसका कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, ध्यान देना भाई, त्योहारों, तीज त्योहारा बावड़ी मतलब त्योहारों को लेकर आती है कौन? छोटी तीज। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है कब से? छोटी तीज से। ध्यान रखना भाई, तीज भी छोटी होती है, एक बड़ी होती है। तो त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? छोटी तीज से। अब छोटी तीज कब आएगी? ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया। अरे कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया, ये ध्यान रखना भाई। तो त्योहारों की शुरुआत कब से मानते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया। अगर पूछे कि ले डूबी गणगौर मतलब त्योहारों का समापन कब से मानते हैं? गणगौर से। अरे कब से मानते हैं? गणगौर से। और याद रखना, गणगौर कब आएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। त्योहारों की शुरुआत बोले तो छोटी तीज, छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। त्योहारों का समापन गणगौर, गणगौर कब आएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब देखो दो बात, सर आपने बताया कि त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल तृतीया से, बात सही है, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत याद रखना चैत्र शुक्ल एकम से। देखो ध्यान देना भाई एक चीज का, इधर बात कर ली श्रावण शुक्ल तृतीया, यहां से तो शुरू हो रहे हैं त्योहार, लेकिन विक्रम संवत शुरू कब हो रहा है? चैत्र शुक्ल एकम को। अब बात याद रखना भाई, हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो भी विक्रम संवत पे आधारित हैं। किस पर हैं? विक्रम संवत पे। तो पूछे कि हिंदुओं के त्योहार आधारित हैं विक्रम संवत पे, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत कब से? चैत्र शुक्ल एकम से। लेकिन त्योहारों की शुरुआत कब से? श्रावण शुक्ल तृतीया से। एक बात और याद रखना कि सर मान लिया विक्रम संवत चल रहा है चैत्र शुक्ल एकम से, इस दिन हिंदुओं का नया साल, हिंदू जो लोग हैं वो अपना नया साल नव वर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। लेकिन चैत्र महीने की शुरुआत, किसकी शुरुआत? चैत्र महीने की शुरुआत जो होगी वो होगी चैत्र कर्षण एकम को। ये ध्यान रखना भाई, चैत्र महीने की शुरुआत तो होगी चैत्र कर्षण एकम से, विक्रम संवत की शुरुआत होगी चैत्र शुक्ल एकम से, त्योहारों की शुरुआत होगी श्रावण शुक्ल तृतीया से। याद रहेगा क्या? याद रहेगा सर। एक बात और याद रखना कि सर मान लिया त्योहार छोटी तीज से चल रहे हैं, गणगौर से समापन हो रहे हैं, विक्रम संवत चैत्र शुक्ल एकम में चल रही है, चैत्र महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से हो रही है, तो त्योहारों की नगरी किसे कहेंगे? जयपुर को। तो त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? रे जयपुर को। इतना याद रहेगा का? अब देखो आगे बात करते हैं। अब बात करूं मैं पर्व। हम पर्व दो प्रकार के पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। जो पर्व होंगे कितने होंगे? दो। एक जो पर्व होगा वो राष्ट्रीय पर्व। कौन सा होगा? राष्ट्रीय पर्व। एक कौन सा होगा? धार्मिक पर्व। अब राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, तीन मानते हैं। कितने मानते हैं? तीन। पहला रहेगा गणतंत्र दिवस, कब आएगा? 26 जनवरी। दूसरा स्वतंत्रता दिवस कब आएगा? 15 अगस्त। तीसरा गांधी जयंती कब आ जाएगा? 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय पर्व कितने मानते हैं? तीन। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। यहाँ पे आ जाएगी गणतंत्रता दिवस,
यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस और यहाँ पे गांधी जयंती। लेकिन अब जो धार्मिक पर्व पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विक्रम संवत के आधार पर। जो हिंदुओं के त्योहार हैं, जैनियों के त्योहार हैं, मुसलमानों के त्योहार हैं, सिखों के त्योहार हैं, सिंधियों के त्योहार हैं, सारे जो त्योहार पढ़ेंगे वो आएंगे किसमें? धार्मिक पर्व में। अब बात करूं मैं सबसे पहले हिंदुओं के त्योहारों की, तो ध्यान से पढ़ना। हिंदुओं के जो धार्मिक पर्व, धार्मिक जो त्योहार हैं, ये विक्रम संवत पे आधारित होते हैं भाई। किस पर आधारित हैं? विक्रम संवत पे। और विक्रम संवत पे आधारित हैं तो विक्रम संवत में महीने कितने? 12। चैत्र महीना, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब देखो एक एक महीने की बात करूं तो सबसे पहले महीना जो आएगा वो आएगा चैत्र महीना। कौन सा आएगा? चैत्र महीना। यहां से पर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, सारे त्योहार यही पढ़ने वाले हैं। अब देखने के बाद महीना कौन सा दे रखा है? चैत्र। सबको पता है कि चैत्र महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। एक का नाम कर्षण, एक का नाम शुक्ल। अब बताओ कर्षण पहले आएगा शुक्ल पहले आएगा कर्षण? अब इधर जितने भी त्योहार लिखेंगे वो कर्षण पक्ष के, इधर जितने भी त्योहार लिखेंगे वो शुक्ल पक्ष के। अब मैं बात करूं कर्षण पक्ष की एकम को, मतलब चैत्र कर्षण एकम को जो भी त्योहार आएगा उसका नाम रहेगा धुलंडी। याद रहेगा क्या? चैत्र कर्षण एकम को जो त्योहार मनाएंगे वो कौन सा है? धुलंडी। उसके बाद में चैत्र कर्षण पंचमी के दिन, याद रखना, चैत्र कर्षण पंचमी के दिन जो त्योहार आएगा वो आएगी रंग पंचमी। क्या आ जाएगी? रंग पंचमी। इधर कर्षण पक्ष की अष्टमी को 2 त्योहार, कितने त्योहार? 2। एक तो आप पढ़ते हो घुड़ला, क्या पढ़ते हो रहे? घुड़ला। एक पढ़ते हैं हम शीतलाष्टमी। तो आपसे पूछा जाए, गांव में इसे बोलते हैं बासेड़ा। आपसे कोई पूछे कि घुड़ला शुरू होता है चैत्र कर्षण अष्टमी से, गणगौर तक चलता है, फिर आती है शीतलाष्टमी जो चलती है आती है चैत्र कर्षण अष्टमी से। अब एक बात का और याद रखना, ध्यान रखना कि अष्टमी और नवमी, चैत्र महीने की अष्टमी और नवमी को एक जयंती मनाते हैं जिसका नाम है ऋषभदेव जयंती। क्या नाम है? ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती। एक बात और याद रखना, इसी 11 को एक मेला लगता है, जौहर मेला। अरे कौन सा मेला? जौहर मेला चित्तौड़ में। इधर अमावस्या को एक मेला और लगता है, बाबू जी का मेला। किसका मेला? बाबू जी का मेला। तो महीना कौन सा पढ़ रहे हैं? चैत्र महीना। पक्ष कौन सा पढ़ रहे हैं? कर्षण पक्ष। हमने चैत्र महीने के कर्षण पक्ष के जितने त्योहार थे उनकी बात करी। देखना एक बार, कर्षण पक्ष की एकम को प्रतिपदा जिसे बोला करते हैं ये धुलंडी, ठीक है। पंचमी को रंग पंचमी, अष्टमी को शीतलाष्टमी भी और गुड़ला भी, अष्टमी और नवमी दोनों को ऋषभदेव जयंती, एकादशी को जौहर मेला और अमावस्या को बाबूजी का मेला। अब मैं बात करूंगा किस पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। महीना कौन सा? चैत्र महीना। आपने सबने पढ़ रखा है, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि हिंदुओं का जो त्योहार है ये विक्रम संवत पे चलते हैं और विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम से। कहने का मतलब नव वर्ष कब मनाएंगे? चैत्र शुक्ल एकम को। ये याद रखना भाई, चैत्र शुक्ल एकम को। अब एक चीज और पढ़ते हैं, चैत्र महीने में नवरात्र पढ़ते हैं। चैत्र महीने में क्या पढ़ते हैं? नवरात्र। तो सुनना एक बार कि नवरात्र ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान देना भाई। नवरात्र जो होते हैं ये हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकट नवरात्र, ये ध्यान रखना भाई। एक होते हैं प्रकट नवरात्र और एक होते हैं गुप्त
एक तो प्रकट नवरात्र, एक होते हैं गुप्त नवरात्र। ये जो प्रकट नवरात्र होते हैं ये भी हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होंगे बसंतीय नवरात्र, एक होते हैं शरदीय नवरात्र। ये जो बसंतीय नवरात्र है इनको हम बोल सकते हैं छोटे नवरात्र। ये जो शरदीय नवरात्र हैं इनको बोलते हैं क्या, बड़े नवरात्र। तो नवरात्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक का नाम प्रकट, एक का नाम गुप्त। प्रकट नवरात्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला बसंतीय नवरात्र, क्या बोलेंगे, छोटे नवरात्र। दूसरा शरदीय नवरात्र, क्या बोलेंगे, बड़े नवरात्र। ये वाले जो हैं, ये बसंतीय बोलूं या छोटे बोलूं, ये हमेशा आएंगे चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। अरे कब तक आएंगे, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। ये जो शरदीय या बड़े नवरात्र हैं ये आएंगे आश्विन महीने में। किस महीने में, आश्विन महीने में। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, याद रहेगा क्या। अब बचे दो नवरात्र, एक नवरात्र गुप्त नवरात्र, ये भी दो होते हैं। ये जो गुप्त नवरात्र हैं ये भी कितने होते हैं, दो। एक आषाढ़ महीने में, एक माघ महीने में। ये होते हैं एक आषाढ़ में और एक माघ महीने में। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दोनों होते हैं ये देवी को समर्पित होते हैं। ध्यान रखना भाई, शक्ति को समर्पित होते हैं। तो याद रखना, चैत्र महीना पढ़ रहे, चैत्र महीने में चैत्र शुक्ल एकम को क्या मना दिया, नववर्ष मना दिया। उसके बाद में देखो नवरात्र आया, इसके बारे में देखना। जो नवरात्र हैं ये हमेशा दो होते हैं, एक नवरात्र प्रकट, एक नवरात्र गुप्त। अब जो प्रकट नवरात्र होगा ये दो है, एक का नाम बसंतीय या छोटे, एक का नाम शरदीय या बड़े। ये बसंतीय नवरात्र चैत्र महीने में और ये वाले नवरात्र आश्विन महीने में। फिर एक गुप्त नवरात्र कितने हैं, दो हैं, एक आषाढ़ में, एक माघ में। ये ध्यान रखना भाई। अब बात करूं मैं आगे, अब कई बार एक क्वेश्चन और पूछता है, गजब का क्वेश्चन है कि सर नवरात्रों में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं, वह कौन कौन सी देवियां हैं जिनके मेले लगते हैं किसमें, नवरात्र में। तो सुनना, सबसे पहले पास में एक माता है जीर्ण माता, एक है करणी माता, एक है सिल्ला देवी, एक है मनसा माता, एक है शाकंभरी माता, एक है चामुंडा माता, एक है विजासण माता, एक है दधिमती माता। इन सब के मेले जो लगते हैं वो कब लगते हैं, नवरात्र में। और नवरात्र हमेशा एकम से नवमी तक आते हैं। बताओ नवरात्र याद रखेंगे क्या। सबसे पहले बात आती है कि मेले मैंने बताए, जीर्ण माता सीकर, करणी माता बीकानेर, सिल्ला देवी आमेर, चामुंडा माता जोधपुर, विजासन माता बूंदी, साथ में मनसा माता झुंझुनू, शाकंभरी माता उदयपुरवाटी और दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर। इन सभी देवियों के मेले कब लगेंगे, नवरात्र में। फिर देखो एक और याद रखना, एकम से तृतीया तक, एकम से तृतीया तक जो मेला लगता है, एकम से तृतीया तक जो त्योहार है उसका नाम है अरुंधति व्रत। कौन सा व्रत है, अरुंधति व्रत। कब से आएगा, चैत्र कृष्ण एकम से तृतीया। एक और याद रखना, दूज द्वितीया, इस दिन सिंजारे क्या आते रहे, सिंजारे देवताओं क्या आते हैं, सिंजारे। वैसे ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक चैत्र महीने में गणगौर से पहले, एक श्रावण महीने में तीज से पहले, और एक भादवे भाद्रपद में। ध्यान रखना भाई, ये दो बालिकाओं महिलाओं के लिए, और भाद्रपद जो गणेश चौथ को आते हैं, भाद्रपद शुक्ल चौथ को जो सिंजारे आते हैं वो पुरुषों के लिए समर्पित होते हैं। तो सिंजारे तीन होते हैं, हमें पढ़ना था चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंजारे। फिर आती है तृतीया को गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर। अब देखना यहां भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि सर मान लिया केवल और केवल गणगौर दे, तो हमेशा याद रखना चैत्र शुक्ल तृतीया। लेकिन यहां एक क्वेश्चन और पूछ ले कि बिना ईश्वर की गणगौर, कौन सी, बिना ईश्वर की गणगौर, तो ये दोस्तों है जैसलमेर में, और ये कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले
कि गुलाबी गणगौर, कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर, जिसे चुन्नड़ गणगौर भी कहते हैं, और यह है नाथद्वारा राजसमंद में। कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। और ये मनाते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ध्यान रखना, गणगौर पूछे, गणगौर की सवारी जयपुर में निकालते हैं, बात करेंगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और जब बात आई कि बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर, ये पढ़ेंगे कहाँ? जैसलमेर में। कब आती है? चैत्र शुक्ल चौथ को। फिर आती है गुलाबी गणगौर, जिसे बोलते हैं चुन्नड़ गणगौर, चैत्र शुक्ल पंचमी को। अब बात आती है अष्टमी की। अष्टमी को एक त्योहार और आता है जिसका नाम है अशोकाष्टमी। अरे क्या आएगा? अशोकाष्टमी। बहुत बार एग्जाम पूछता है अशोक वृक्ष की पूजा अशोकाष्टमी के दिन। फिर आती है नवमी, और नवमी के दिन जो त्योहार आएगा वो आएगा रामनवमी, भगवान श्री राम का जन्म। फिर आती है तेरस, और तेरस के दिन जो जयंती आती है वो आती है महावीर जयंती। कौन सी आती है? महावीर जयंती। और पूर्णिमा के दिन जो त्योहार आता है वो है हनुमान जयंती। कौन सी है भाई? हनुमान जयंती। तो चैत्र महीना एक बार पढ़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। महीना कौन सा है? चैत्र। कितने पक्ष हुए? 2। एक का नाम कर्षण, एक का नाम शुक्ल। अब देखो, कर्षण पक्ष की एकम को धुलंडी, पंचमी को रंग पंचमी, अष्टमी को शीतलाष्टमी और घुड़ला, अष्टमी और नवमी को ऋषभ देव जयंती, और एकादशी को जौहर मेला, और अमावस्या को पाबूजी का मेला कोलोमंड फलोदी जोधपुर में लगता है। फिर एकम को क्या आ गया? नववर्ष। एकम से नवमी तक क्या आ गया? नवरात्र। फिर एकम से तृतीया तक क्या आ गया? अरुंधति व्रत। द्वितीया को सिंजारे, तृतीया को गणगौर, चौथ को बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर, पंचमी को गुलाबी गणगौर जिसे बोलते हैं चुन्नड़ गणगौर नाथद्वारा, अष्टमी को अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी, और तेरस को महावीर जयंती, और पूर्णिमा को हनुमान जयंती। ये सारे त्योहार अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, देखना। मैं सबसे पहले बात करूं धुलंडी की। सबको पता है धुलंडी का त्योहार कब मनाते हैं। याद रखना भाई, धुलंडी का त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र कर्षण एकम को। चैत्र कर्षण एकम। दूसरी बात, इस दिन होता क्या क्या है सुनना। होली के अवशिष्ट राख की पूजा। होली की अवशिष्ट राख की पूजा। इसी दिन बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकालते हैं। बाड़मेर में इलोजी की सवारी। ये इलोजी वही हैं जो छेड़छाड़ के लोक देवता है। कौन से हैं? छेड़छाड़ के लोक देवता। याद रखना, इसी दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में इसी दिन एक मेला लगता है जिसका नाम है फूलडोल मेला। अरे कौन सा है? फूलडोल मेला। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फूलडोल मेला शाहपुरा में है, तो डोल मेला कौन सा मेला? डोल मेला बारा में है। याद रखना भाई, ये फूलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा का है, जो चैत्र कर्षण एकम से शुरू होगा और चैत्र कर्षण पंचमी तक चलेगा। ये राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में मेला लगता है, मतलब राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सा मेला? फूलडोल मेला। इसी दिन याद रखना भाई, ब्यावर में बादशाह मेला। कौन सा मेला? बादशाह मेला। इसी दिन बसंत महोत्सव। कौन सा महोत्सव? बसंत महोत्सव। इसी दिन शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गिद्दड़ नृत्य। और इसी दिन गणगौर पूजन प्रारंभ। गणगौर पूजन प्रारंभ, जो शुक्ल तृतीया तक चलेगी 18 दिन तक। और इसी दिन सांगोद जो पड़ता है कोटा में। कहाँ पड़ता है? कोटा में। सांगोद कोटा का नहान प्रसिद्ध है। याद रहेगा क्या? सुनना। धुलंडी का त्योहार चैत्र कर्षण एकम सो। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की पूजा करते हैं। इस दिन बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकालते हैं। इलोजी जो हैं ये छेड़छाड़ के लोक देवता हैं, कुंवारों के लोक देवता हैं। साथ में इस दिन
एकम से पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेला, फूलडोल उत्सव, ये फूलडोल राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। बात करूं ब्यावर अजमेर में इसी दिन बादशाह मेला। अगर बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में लगता है तो बादशाह होली नाथद्वारा में। इसी दिन कौन सा महोत्सव? बसंत महोत्सव। इसी दिन शेखावाटी में कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। इसी दिन गणगौर पूजन प्रारंभ, और इसी दिन सांगोद कोटा का नहान प्रसिद्ध है। तो याद करना एक एक को, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो धुलंडी के दिन, चैत्रकर्षण एकम के दिन। अब देखो बात करूं मैं शीतलाष्टमी की। ये जो शीतलाष्टमी है ये हमेशा आती है चैत्रकर्षण अष्टमी को। कब आएगी रे? चैत्रकर्षण अष्टमी को। इस दिन शीतला माता का मेला लगता है कहाँ? चाकसू में। और चाकसू कहाँ है? जयपुर। बड़ी बात, बड़ी ध्यान रखना भाई, चाकसू जयपुर में शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला लगता है, लेकिन इसे ही कहते हैं बासेड़ा। क्या बोलते हैं? बासेड़ा। एक बात का और ध्यान रखना, इसी शीतला माता का मेला जो चाकसू जयपुर में लगता है इसे बोलते हैं बैलगाड़ी मेला। अरे क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी मेला। लेकिन ध्यान रखना, अगर बैलगाड़ी मेला शीतला माता का मेला है तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? हड़बुजी। अरे कौन है? हड़बुजी। एक और याद रखना भाई, बैलगाड़ी मेला शीतला माता का मेला और हड़बुजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा, तो गाय और बछड़ी की पूजा बच बारस के दिन भादवे में आती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आती है, जिसे वत्स द्वादशी बोलते हैं। इस दिन महिलाएं रसोई में चाकू का प्रयोग नहीं करती। तो गाय और बछड़ी की पूजा बच बारस के दिन। ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में माता के साथ साथ गाय और बछड़ी की मूर्ति रहेगी? वो है जमुआई माता। कौन सी है? जमुआई माता। तो इसे बैलगाड़ी मेला कहते हैं। ध्यान रखना भाई। एक और याद रखना, जो चाकसू जयपुर है, कहते हैं कि आमेर एक जयगढ़ एक दुर्ग है, जयगढ़ में एक तोप रखी हुई है जय बाण, और इस जय बाण का निर्माण 1720 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। कहते हैं कि केवल इसका एक बार प्रयोग किया गया, जो गोला गिरा वो चाकसू में गिरा, और वो वहां पर एक तालाब का निर्माण हुआ। उसका नाम क्या था? घोलेलाव तालाब। अरे क्या था? घोलेलाव तालाब। अब देखो बात करें शीतलाष्टमी की, चैत्रकर्षण अष्टमी को आती है, चाकसू जयपुर में मेला लगता है, और ये जो शीतला माता है ये बच्चों की श्रृंखिका है, चेचक की देवी है, शेडल माता है और महामयी माता है। और इसकी जो सवारी होगी वो गधा होगा, पुजारी कुम्हार होगा, प्रतीक चिन्ह क्या होगा? दीपक। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी।